कोर्ट परिसर में शनिवार दोपहर घात लगाए बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान पेशी के लिए लाए गए 2 कैदी घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी विनय तिवारी के साथ सदर डीएसपी संजय पांडे मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। एसपी ने बताया कि इस घटना के पीछे शराब तस्करी के रैकेट हो सकता है। पुलिस की टीम सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। वहीं इस घटना में शराब मामले में जेल में बंद कैदी प्रभात चौधरी और प्रभात तिवारी को गोली लगी है। कैदी प्रभात चौधरी को 2 गोली लगी है, एक कंधे पर, दूसरी जांघ पर। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्रभात चौधरी को पेशी के लिए कोर्ट के मुख्य भवन की ओर ले जाया जा रहा था, तभी 3 लोगों ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग करने के बाद तीनों बदमाश फरार हो गए। वहीं प्रत्यक्षदर्शी अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार उर्फ मुन्ना ने बताया कि दोपहर 2:30 बजे 3 लोगों ने कोर्ट परिसर के अंदर फायरिंग की, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया था। फायरिंग करने के बाद तीनों बंदूक लहराते हुए काशीपुर की ओर भाग निकले। घटना हुई है समस्तीपुर कोर्ट कैंपस के अंदर। कुछ दिन पहले एक कुख्यात शराब माफिया था प्रभात चौधरी, उसको हम लोगों ने 6 महीने की जो कड़ी मशक्कत थी और सर्वेलेंस के बाद टेक्निकल टीम की मदद से एसटीएफ की मदद लगी थी उसमें, और उस कुख्यात माफिया शराब माफिया को प्रभात चौधरी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था, जेल भेजा था। उसी के केस की सुनवाई चल रही थी और उसका उपस्थापन था, तो वो आया हुआ था कोर्ट कैंपस के अंदर। उसी क्रम में 4 अज्ञात अपराधी आए थे और उनके द्वारा प्रभात चौधरी को ही टारगेट कर करके फायरिंग की गई है। उसके पैर में गोली लगी है। वो स्थिति उसकी सुरक्षित है, वो किसी भी तरह की उसमें चोट जो है वो गंभीर नहीं है। और उसके साथ में एक और व्यक्ति को चोट लग गई है, लेकिन गोली लग गई है, लेकिन जो मेन टारगेट था वो प्रभात चौधरी था। तो जो इसका एक शराब माफिया का एक नेक्सस चलता था, जिसको हम लोगों ने तोड़ा था कुछ समय पहले ही। तो जैसा सूचना अभी तक प्राप्त हो रही है कि इन्हीं के शराब माफिया का जो नेक्सस था, उसी के कुछ साथी जो पहले उसके साथ काम करते थे और अब उन्होंने अलग गैंग बना लिया है, उनके द्वारा ही ये टारगेट किया गया। या कुछ आप जब प्रभात चौधरी को पकड़ा था तो कुछ मैनुअल इनपुट हम लोगों ने भी लिया था, तो इसी शराब की जो सिंडिकेट था इसमें प्रभात चौधरी को गोली लगी है और कुछ शराब माफियाओं के द्वारा ही जो उसके साथ काम करते थे उनके द्वारा घटना करने की हम लोगों को उम्मीद है। और हम लोग को जो सर्वेलेंस वो बता रहा है, हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। कोर्ट कैंपस की सिक्योरिटी पूरी तरह से दृढ़ है। यहाँ पर हम लोगों ने जो भी आवश्यक बदलाव करने हैं वो बदलाव भी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट साहब से मुलाकात हो गई है और कोर्ट कैंपस के जितने अंदर वकील हैं और अन्य सभी लोग हैं, सभी लोगों को सुनिश्चित करने के लिए लगातार यहाँ पर हम लोग रहेंगे। और जो बल का बदलाव करना है और अधिक बल का उपस्थापन यहाँ पर कराया जाना है, वो भी हम लोग करा रहे हैं। और जिन अपराधियों ने घटना की है, पैदल आए थे, पैदल ही भागे हैं, तो गेट पर कुछ कमी हुई है। जो पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे उनके द्वारा अगर समय गेट बंद कर दिया जाता तो ये अपराधी भागने में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि करीब 50 मीटर के आसपास, 30 से 40 मीटर के आसपास अपराधी पैदल चले हैं फिर भागे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे जिन पुलिसकर्मियों की लापरवाही होगी उन पर कार्रवाई भी करेंगे और जो जिन लोगों ने गोली चलाई है उनको पकड़ करके सजा दिलाने का काम किया जाएगा। प्रभात चौधरी को गोली लगी, वो भी सदर अस्पताल में घायल है। टोटल 2 लोग घायल हुए हैं इसमें। पुलिस वाले का भी नाम नहीं, पुलिस वाला कोई इसमें घायल नहीं है। पुलिस वालों ने बचाने का, पुलिस साथ में थी उसने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं पकड़ पाए। लेकिन जो गेट पे पुलिस थी, पुलिसकर्मी थे, उनके द्वारा बहुत तत्परता नहीं दिखाई गई कार्य में। उनके द्वारा अगर तत्परता दिखाई जाती तो ये घटना नहीं होती। इसकी भी हम लोग पूरी जांच करेंगे, एसडीपीओ साहब करेंगे इसकी पूरी जांच। और जो अपराधी मेन इसमें हैं, जो शराब का सिंडिकेट है, जो बड़ी मुश्किल से 6 महीने में प्रभात चौधरी पकड़ पाए थे हम लोग, तो उसी का कुछ लग रहा है कि लड़के जो पहले साथ करते थे उन्हीं के द्वारा घटना की गई है। जल्दी वो भी पकड़े जाएंगे और कोर्ट की जो सुरक्षा है उसको फिर से सुदृढ़ करने के लिए हम लोग जो भी आवश्यक उपाय लिए जाने हैं अगले 7 दिन के अंदर वो उपाय हम लोग करेंगे। धन्यवाद। कोसी नदी के जल अधिग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश का असर अब नदी के जलस्तर में भी दिखने लगा है। कोसी बराज से पानी का डिस्चार्ज एक बार फिर 4 लाख क्यूसेक को पार कर चुका है। इस बीच कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि 4,14,160 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज रिकॉर्ड हुआ है। राहत की बात यह है कि नेपाल के बरहा क्षेत्र से पानी के डिस्चार्ज से कुछ कमी आई है, लेकिन अब भी यह आंकड़ा 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का है। इस बीच प्रशासन द्वारा कोसी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के बीच निचले इलाके में बसे लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। संबंधित अधिकारी और कर्मियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कोसी के पूर्वी तटबंध के 64.95 स्तर पर कोसी नदी का दबाव बढ़ा हुआ है, लिहाजा विभाग के मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ सुरक्षा समिति के अध्यक्ष मौके पर कैंप किए हुए हैं।
इस पर को सुरक्षित रखने के लिए डीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का भी यहां लगातार दौरा जारी है। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा मौके पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। अधिकारियों की मुख्य चिंता इस बात को लेकर के है कि अगर कटाव में इस पर बह गया तो नदी का दबाव तटबंध पर बढ़ जाएगा। लिहाजा रात के समय अंधेरा होने के बावजूद भी जनरेटर की रोशनी में कटाव निरोधी कार्य जारी रखा गया। शनिवार को मब्बी ओपी थाना में सिमरी कांड संख्या 176/23 को लेकर प्रेस वार्ता रखा गया, जिसमें बताया गया कि 24 की रात ट्रैक्टर ड्राइवर कूड़ाराम नामक व्यक्ति को उसके घर से कुछ लोग बुलाकर ले जाते हैं और उसके दूसरे दिन उसी व्यक्ति की लाश NH के एक ऑटो में मिलती है, जिसके बाद परिजनों द्वारा FIR दर्ज कराई जाती है। वहीं FIR में नामित अभियुक्त को घटना के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सभी सिमरी थाना अंतर्गत रहने वाले बताए गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी प्रेस वार्ता में क्या है। प्रेस वार्ता आज ये प्रेस वार्ता सिमरी थाना कांड संख्या 176/23 के लिए रखी गई है। इसमें मामला ये था कि 24 तारीख की रात को पूर्णाराम नाम का एक व्यक्ति जो ट्रैक्टर चालक है पेशे से, उसे उसके घर से कुछ लोग बुलाकर ले जाते हैं और उसके बाद अगली सुबह यानी 25 अगस्त को सुबह उसकी लाश हाईवे के किनारे एक ऑटो में मिलती है। घटना की जानकारी होने के बाद उनके परिजनों द्वारा उनकी पत्नी वादनी आशा देवी के द्वारा एक FIR दर्ज कराया जाता है। FIR में जो नामित अभियुक्त होते हैं उन्हें घटना के 24 घंटे के भीतर सिमरी थाना अध्यक्ष की तत्परता से पकड़ लिया जाता है। तीनों गिरफ्तार व्यक्ति का नाम रोहित कुमार, गौरीशंकर यादव और शंकर पासवान है और विशेष पूछताछ की जा रही है। सर कहाँ के रहने वाले? ये सभी सिमरी थाना अंतर्गत। जो मरे हैं सर उनका क्या नाम है और कहाँ का रहने वाले हैं? उम्र कितना? उनका नाम पूर्णाराम है, उम्र लगभग 45 वर्ष है। सर क्या कारण ये बताया जा रहा है कि ये लोग सारे लोगों ने मिलकर साथ में नशे का सेवन वगैरह किया था। उसके बाद कुछ विवाद हुआ, कुछ पुराना मामला था। नशे का कारोबारी भी करते थे लोग था, वहीं पे सारा साठगांठ हुआ है। क्या मसला है? ऐसा नहीं है, इस विषय में पूछताछ की जा रही है। ऐसा जिसकी हत्या हुई है उसके बारे में क्या कहना है? वो कौन थे, कहाँ से आ रहे थे और क्या माने, वो ग्रामीण थे या कहीं और? वो ट्रैक्टर चालक हैं, ग्रामीण हैं वहीं के, और उन्हें घर से बुलाकर ले जाया गया है। अनुसंधान में रहेगा ना, ले जा खाना के साथ ले लेंगे। कौन सा जगह और यहाँ क्यों आए थे आप लोग? सर यहाँ पर हमको जॉब के नाम से बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर जॉब नहीं होता है। यहाँ पर आता है, बोलता है कि बिजनेस पार्टनर बनाना पड़ता है। 4 दिन का ट्रेनिंग देते हैं, उसमें इतना हाइपर कर देता है कि घर से पैसा लाने पर मजबूर कर देता है। बोलता है कि 80,000 रुपये लगेगा। वो 80,000 का लेकर परचेस करता है, बोलता है कि प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है, इधर फ्रॉड होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कंप्लेंट किया है मब्बी थाना में। आज हमारा वो सक्सेसफुल हो गया है। अब आगे हम यही चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस कर दें, उन लोगों को सज़ा होए और आगे चलकर कोई नेपाली इसमें ना आए, फंसे ना इसमें। कहाँ से आए थे आप? हम नेपाल से आए थे। कितना दिन पहले आए थे? हम लोग 1.5 महीना पहले आए थे। अच्छा ना होना क्या? सर घर रूम में रहते थे, रूम से बाहर ही नहीं जाने देते थे, अपना मोबाइल भी नहीं यूज करने देते थे, सिम भी नहीं था, मोबाइल भी यूज नहीं करने देते थे, घर पे बात भी नहीं करने देते थे, पूरा जेल की तरह रखता था।
खाना टाइम से भी नहीं देता था। एक टाइम देता था, एक बार रात को 1 बजे रात में, 12 बजे रात में मिलता था, वो भी थोड़ा। क्या नाम है? मेरा नाम धीरज शर्मा है। कहाँ से आए हैं? हम नेपाल से। ये सेंसेशनल मामले के लिए बुलाई गई है। आज दिनांक 26 अगस्त को सुबह नेपाल राष्ट्र के एक युवक रूपेश कुमार पिता उपेंद्र शाह, जिला धनुषा के द्वारा मध्य यूपी में एक आवेदन दिया जाता है, जिसमें उनके द्वारा बताया ये जाता है कि उन्हें और उनके ऐसे कई अन्य नेपाल राष्ट्र के युवकों को नौकरी के नाम पर झांसा देकर यहाँ बुलाया गया। उनसे एक फॉर्म भरवाया गया, 80,000 रुपये लिए गए, कुछ किट वगैरह और नौकरी जो चेन मार्केटिंग होती है उस प्रकार की कोई नौकरी देने का प्रलोभन दिया गया। और इसी प्रलोभन के क्रम में उनके जो भी शैक्षणिक दस्तावेज थे और जो उनके राष्ट्रीयता के कागजात थे, जैसे उनके ड्राइविंग लाइसेंस, वहाँ के आधार वगैरह होते हैं, उनको भी बड़ी चालाकी से जब्त कर लिया गया और उन्हें लगभग बंधक बना कर रखा गया। 2-3 दिनों में कभी उन्हें खाना दिया जाता था और एक कमरे में अमानवीय तरीके से 15-15, 20-20 युवकों को रखा गया है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थानाध्यक्ष, मब्बी थानाध्यक्ष, मब्बी यूपी के राहुल कुमार, सदर थाना के मंडल जी और मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। छापेमारी की गई, लगभग 2 दर्जन नेपाली युवकों को रेस्क्यू कराया गया। जो 5 नामित अभियुक्त थे उन 5 की गिरफ्तारी संभव हो पाई है, जिनमें से कुलजिंदर सिंह पंजाब का है, दीपक सिंह भोपाल का है, मुकेश पासवान, अनिल कुमार शर्मा और रमन कुमार शाह नेपाल के हैं।